आज बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी ने पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसा है। जी हां, केंद्र सरकार और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए जवाबी हमला किया नरेंद्र मोदी ने। वहीं दूसरी ओर मोदी ने देश को एक से बढ़कर एक सपने भी दिखाए। मोदी ने कहा कि अगर बीजेपी 2014 का चुनाव जीत जाती है तो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। मोदी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर वो विदेशी बैंकों में काला धन जो जमा है उसे वापस लाएंगे और देश की जनता की भलाई में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वादे किए हैं, सपने दिखाए हैं नरेंद्र मोदी ने। जी हां, आज के अपने इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी के सपने हैं और नरेंद्र मोदी के सपनों को लेकर सवाल है। सपने क्या है, एक के बाद एक हम नरेंद्र मोदी ने जो आज सपने देश को दिखाए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा साथ ही जो सवाल है वो भी हम उठा रहे हैं कि आखिर जिस तरह के सपने नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं क्या वो सपने साकार हो सकते हैं। सुनवाते हैं आपको कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय अडवाणी जी ने ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग छेड़ा है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कमिटमेंट है कि अडवाणी जी ने जो सपना संजोया है इसे हम पूरा करके रखेंगे। जो भी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कानूनी व्यवस्था की जाएगी। उसके विषय के ज्ञाताओं का टास्क फोर्स बनाना होगा तो टास्क फोर्स बनाया जाएगा। लेकिन दुनिया के देशों में हिंदुस्तान से लूटा गया जो सामान, पैसे, रुपये रखे गए हैं, एक एक पाई लाई जाएगी और गरीब की भलाई के लिए काम लगाई जाएगी। भाइयों बहनों, इसके उपरांत एक और महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहा कि दुनिया के सामने जब ताकत से खड़ा रहना है दुनिया के सामने जब ताकत से खड़े रहना है तो भाइयों बहनों, हमारे भारत का ब्रांडिंग भी होना चाहिए। हम जानते हैं बहुत साल पहले हम लोग कोई भी चीज खरीदते थे तो ये लिखा होगा मेड इन जापान, तो हम तुरंत उस चीज को हाथ लगा देते थे। भाइयों बहनों, क्या ये समय की आवश्यकता नहीं है कि हम भी ब्रांड इंडिया की ओर बल दें? और जब मैं ब्रांड इंडिया की बात करता हूं तब मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये 5T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करें, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा, हमारी ट्रेडिशन को दुनिया को परिचित कराना होगा। टूरिज्म में बहुत ताकत होती है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। भाइयों बहनों, हम टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन परंपराओं को हम आगे लेकर के चलें। और किस तरह से सपने दिखा रहे हैं देश को नरेंद्र मोदी, ये भी आप सुन रहे हैं। अपने लंबे चौड़े भाषण में मोदी ने हर राज्य में IIT और IIM खोलने का वादा किया। इतना ही नहीं, सवालों के सौदागर, माफ कीजिएगा, सपनों के सौदागर मोदी ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के भी सपने दिखाए हैं। और क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, शिक्षा, अगर 21वीं सदी में हमें दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा रखना है तो शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारी प्राइमरी एजुकेशन को हमें और अधिक बल देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में IIM न हो, क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में IIT न हो, हाँ, क्यों न हिंदुस्तान में हर राज्य में एम्स न हो। हमारा सपना है हर राज्य में IIM हो, IIT हो, एम्स हो, हमारी शिक्षा की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में
हमारा प्रयास हो और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया। और हमारी सारी मुसीबतों का कारण ये गलत थिंकिंग रहा है। भाइयों बहनों, अर्बनाइजेशन को एक अवसर मानना चाहिए। विकास के अंदर उसको एक महात्मा के स्वीकार करना चाहिए। नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। भाइयों बहनों, 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास पास है, उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए। एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है, उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है। दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल, आप देखिए जापान में जो बदलाव आया, क्यों आया? जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है, लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा है। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, जहां पर रेलवे को जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए, मैन पावर मिले। रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए जो रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। भाइयों बहनों, सोच का सवाल है। विचार कोई करे, समय लगाए, देखें। भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है, उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। भाइयों बहनों, वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था। उस स्वर्णिम चतुष्क ने देश को दुनिया के अंदर एक जगह दे दी थी। भाइयों बहनों, समय की मांग है। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे। डायमंड जुबिली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी की उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। और जब देश 75 साल गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। भाइयों बहनों, बेरोजगारी, जिस देश के पास इतना बड़ा युवा धन हो लेकिन रोजगार के लिए तड़पता हो, इसके लिए भाइयों बहनों हमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस, उसको बल देने की आवश्यकता है। हमने स्किल डेवलपमेंट पर बल देने की आवश्यकता है। और स्किल डेवलपमेंट भी नीड बेस्ड कैसे किया जाए। अगर यहां केमिकल की फैक्ट्री लग रही है तो उस केमिकल की फैक्ट्री में काम आने वाला स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लग रही है
तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगने से पहले उसके अनुकूल स्किल डेवलपमेंट वाले नौजवान कैसे तैयार हो। अगर इसको हम ढंग से करें भाइयों बहनों, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई अच्छी तरह लड़ सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का कोई प्लानिंग नहीं है। आज अगर देश में पूछा जाए कि बताइए 2020 में विज्ञान के कितने टीचरों की जरूरत पड़ेगी, देश नहीं बता पा रहा है। 2020 में कितनी नर्सिस की जरूरत पड़ेगी, देश बता नहीं पा रहा है। अगर हम ह्यूमन पावर स्ट्रेंथ का अभी से अगर हम प्लानिंग करें और उसको कब और उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करें, तो जैसे ही वो व्यक्ति तैयार होगा उसको जरूरत के अनुसार से रोजगार मिल जाएगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का युवा धन ये हिंदुस्तान की शक्ति है। उसके हाथ में हुनर देना चाहिए, कार्य का अवसर देना चाहिए। भारत के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इससे बड़ी कोई पूंजी हमारे पास हो सकती नहीं है। हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सपनों की इस दुनिया में किसानों की भी जगह है। किसान वोट बैंक पर चोट करते हुए मोदी ने कहा कि नदियों को जोड़ने का सपना पूरा किया जाएगा, खेत खलिहानों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्या कहा मोदी ने, सुनवाते हैं आपको। भाइयों बहनों, जल, जमीन, जंगल, कृषि, पशु, इसके बिना देश नहीं चलेगा। हमारी कृषि आधुनिक बने, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। एक एक बूंद पानी से फसल कैसे पैदा हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें, नीतियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। भारत के लिए आवश्यक फसल के लिए वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए एक मिशन मोड पर अगर काम करें। भाइयों बहनों, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों को जोड़ने वाले संकल्प जो अटल जी ने दिया है, उस अटल जी को सपने को साकार करने के लिए नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, गुजरात में अमूल डेयरी इतने सालों से चल रही है। क्या हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में श्वेत क्रांति नहीं हो सकती है? क्या वहां का हमारा किसान दूध उत्पादन करके उस राज्य की दूध की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इतना ताकतवर नहीं बन सकता है? भाइयों बहनों, हमने उस दिशा में आगे करके देखना होगा ताकि हमारे किसान को कभी मुसीबत झेलनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर हमने कृषि विकास करना है तो 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री एंड 1/3 ट्री प्लांटेशन। देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे यहां जमीन को नापा नहीं गया है। आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से तत्काल किसानों की जमीन कितनी है, साइज क्या है, उसका पूरा लेखा जोखा उसको देना चाहिए। तो आज वो अपनी बाढ़ करने के लिए जमीन वेस्ट करता है, वो नहीं करेगा। और वो जो किनारे पर अगर पेड़ लगाएगा, आज हमें टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है, हम टिम्बर इंपोर्ट करने से बच जाएंगे। और इसलिए हमने भाइयों टिम्बर इंपोर्ट करने से बचना है तो, और हमारे किसान को ताकतवर बनाना है तो, हमने इस बात को बल देते हुए आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। और मुझे विश्वास है मित्रों कि हम अगर उन बातों को करते हैं तो हम परिस्थिति को पलट सकते हैं। कि देश के कृषक जो खेती के क्षेत्र में काम करते हैं, हम एक रियल टाइम डाटा का टेक्नोलॉजी के द्वारा एक मैकेनिज्म विकसित करेंगे और देश को समय रहते पता चलेगा कि इस बार ये फसल इतनी बोई गई है, और फसल होने पर पता चलेगा कि इस वर्ष इतनी फसल पैदावार हुई है, इतनी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता का भी रियल टाइम डाटा होना चाहिए और हर भूभाग का होना चाहिए, और हम उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि अगर देश की इतनी आवश्यकता है, इतनी फसल है, तो समय रहते क्या इंपोर्ट करना, क्या एक्सपोर्ट करना, उसका फैसला कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, एक तरफ देश में जरूरत हो, उसी को दूसरे रास्ते से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, देश भूखा मरता है, और फिर उसी चीज को फिर इंपोर्ट किया जाता है। पता नहीं कौन सा कारोबार होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा आग्रह है और हमें विश्वास है
कि सामान्य व्यक्ति को महंगाई का मार झेलना न पड़े, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन न हो, और इसलिए एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की रचना होनी चाहिए देश में, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा सरकार के द्वारा इंटरवेन करके गरीब की थाली को हमेशा सलामत रखा जाए, इसकी चिंता किया जाए। इसी प्रकार से समय की मांग है, देश में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा किया जाए। इतना ही नहीं, ब्लैक मार्केटियर्स के लिए स्पेशल अदालतें बनाई जाए और समय सीमा के अंदर ये ब्लैक मार्केटियर्स को सजा दे करके हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जाए। अगर हम इस प्रकार के एक के बाद एक कदम उठाएं, भाइयों बहनों, अगर अटल जी की सरकार महंगाई रोक सकती है, अगर मोरारजी भाई देसाई की सरकार महंगाई रोक सकती है, तो 2014 में भाजपा की सरकार भी महंगाई रोक सकती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब 2000 चुनाव का वक्त हमारे सामने है, हम वो चुनाव के मैदान में खड़े हैं, तब मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 साल आपने शासकों को चुना है। 60 साल आपने शासक पसंद किए हैं। 60 साल आपने शासकों को बागडोर दी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है, और लोकतंत्र की मांग यही है कि देश की सेवा करने का हर किसी को अवसर मिले।